हम देखे में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया की करते हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि मरकजी वजारत दाखिला जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर कुछ और तब्दीलियां करने जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जहां पर कई अफसरान को अब तरक्की मिलेगी, जिनको प्रमोट किया जाएगा, और 2 आईपीएस अफसरान को डीजीपी बनाने की तजवीज भी वजारत दाखिला को भेज दी गई है। वजारत दाखिला पर अब इन्हिसार करेगा कि हतमी फैसला क्या होगा, क्योंकि सारे इख्तियारात उसके पास है, वो किसको प्रमोट करेगा। और यूटी के अंदर जहां पर अभी तक 4 यानी कुल मिलाकर डीजीपीज के लिए जो स्ट्रेंथ है, लेकिन कुल अभी तक जो ऑन ड्यूटी है जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी में वो 6 डीजीपीज है। लेकिन क्या नया डीजीपी मिलेगा जम्मू कश्मीर को, ये फैसला भी वजारत दाखिला पर छोड़ दिया गया है। तजवीज जो गई है 2 आईपीएस अफसरान की, और हतमी नाम जो है वो वजारत दाखिला की तरफ से सामने रखे जाएंगे, जिन पर मोहर लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ एडीजीपी और इनके अलावा दीगर अफसरान भी कई बड़े और अहम बदलाव आने वाले कुछ दिनों के अंदर वजारत दाखिला जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर कर सकता है। यूटी में अब और 2 आईपीएस अफसरों को डीजी के रैंक तक पहुंचाया जाएगा। साथ साथ 3 और जो है एडीजीपी को इवेलुएट किया जाएगा, ऊपर लाया जाएगा, तरक्की से नवाजा जाएगा। और साथ साथ 4 डीआईजीज को कंफर्म करने की बात भी जो है वो सामने रखी जा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल जो है वो मूव किया गया है कि 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 4 आईजीपी और एडिशनल डीजीपी को कंफर्म करने के लिए जो है वो मीटिंग बुलाई जाए। इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला, एमएचए और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बीच लगातार मशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। ज़रा से ये खबर आपके सामने रख रहे हैं। और जो प्रपोजल मूव किया गया है उसके हिसाब से रश्मि रंजन स्वानी एडिशनल डीजीपी सीआईडी, AK चौधरी एडिशनल डीजीपी आर्म्ड, जो बहुत दोनों आईपीएस ऑफिसर हैं 1991 बैच के, उन्हें प्रमोट किया जा सकता है डीजीपी के लिए। और उसके साथ साथ जो और नाम सामने आ रहे हैं जो मरकजी दाखिला वजारत के सामने हैं, और माना जा रहा है कि जब डीसीपी मीटिंग होगी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी मीटिंग होगी, उसमें यूनियन होम सेक्रेटरी AK बिल्ला और दीगर लोगों की मशावरत के बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है। और अब ये खबर भी सामने आ रही है कि नए चेहरे और नई जिम्मेदारियों के साथ कुछ और लोग अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और ये सारा मामला जो है सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है। कुछ नई तकरीरियाँ, कुछ नए चेहरे भी अब जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे पुलिस के अंदर। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं इसके बाद अब इंटरनेट को लेकर, क्योंकि इंटरनेट की बात करना आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 अगस्त को इंटरनेट 2019 को इंटरनेट 4G हाई स्पीड रोक दी गई थी रात को, और आज 18 दिसंबर 2020 है। तो कम व बेश आप मान लीजिएगा 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जब सार्फिन 4G से दूर रखे गए हैं। लेकिन इन 500 दिनों के अंदर अंदर हर दिन सार्फिन ने 4G के लिए पैसा दिया है, चाहे निजी कंपनियों को दिया हो या BSNL को दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक नया रिकॉर्ड बना है। दुनिया के किसी भी कोने में 500 या इससे ज्यादा दिन के लिए हाई स्पीड इंटरनेट खिदमात मुअत्तल नहीं रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर 16 दिसंबर 2020 को एक राहत दी गई थी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पब्लिक को, जहां पर 16 दिसंबर 2020 को यह फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, माफ कीजिएगा 16 अगस्त 2020 को, जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से गांदरबल वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर उधमपुर में इंटरनेट सर्विसेज 4G इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई थी। लेकिन दीगर 18 अजला के अंदर 500 या इससे ज्यादा का वक्त, अब तक 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जहां पर हाई स्पीड या तेज रफ्तार इंटरनेट कह लीजिए अभी भी बंद पड़ी हैं। और ये गजा पट्टी इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जहां पर तनाज़ा चल रहा है, वहां पर 325 दिन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो रहा है, इंटरनेट सर्विसेज बंद रही हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप चले जाएंगे, ये एक नया रिकॉर्ड आपको मिलेगा कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर 500 दिन हो चुके हैं, इंटरनेट सर्विसेज अभी भी मुअत्तल हैं। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है जहां पर 16 अगस्त को जरूर एक राहत पहुंचाई गई थी इंतजामिया की तरफ से, लेकिन दीगर 18 अजला साल 2021 की शुरुआत होने जा रही है और नया साल भी फिलहाल इंतजार की घड़ियां और तवील करता जा रहा है इन 18 अजला की आवाम के लिए, तलबा हों, ताजिर हों, दीगर लोग हों
उन सब की तरफ से मांग मुसलसल होती रही है। लेकिन सबके बीच में एक और चीज को तरक्की भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिली, जिसका अशफाक जिक्र कर चुके हैं, वो ये कि फाइबर बिछाने का काम तेजी से हुआ। कई मकामात पर जहां पर इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल 4G इंटरनेट सर्विसेज होनी चाहिए थी, वो थ्रू फाइबर पहुंची और वाईफाई का इस्तेमाल एज कंपेयर टू मोबाइल फोन ज्यादा होने लगा, जो कई कंपनियों ने इस लॉकडाउन के दौरान, पहले हालात वादी के अंदर हुकूमती फैसलों के बाद और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड लॉकडाउन के बीच कई निजी कंपनियों ने इन हालात का फायदा उठाया। अब सवाल यह भी कुछ लोग उठा रहे हैं कि क्या सरकार जानबूझकर कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कर रही है, क्योंकि अगर हालात वाकईतन खराब है तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खोलकर क्या कुछ साबित करने की कोशिश की जा रही है, और क्या सिर्फ हालात वाकई तौर पर इतने खराब है कि इंटरनेट 4G को अगर रेस्टोर किया जाए तो इधर का उधर और इधर का इधर हालात के अंदर हो सकता है, एक बड़ा सवाल है। तो वो बड़े दावे जो इंतज़ामिया और पॉलिटिकल जमातों की तरफ से किए जाते हैं उन पर सवाल उठ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि 100 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है, इंटरनेट हाई स्पीड ममनुआ करार दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर चंद अजला को छोड़कर, 2 अजला को छोड़कर, लेकिन प्राइवेट कंपनियां धड़ल्ले से हाई स्पीड इंटरनेट आपको दे रही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये ले सकते हैं। तो ये दोहरा मयार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर। और सरकारी कंपनी BSNL का ये रोना है कि उनके नेटवर्क पर कवरेज ही नहीं है और उनका नेटवर्क पूरी तरह से चल ही नहीं रहा है। सार्फिन भी अपनी तरह से कह रहे हैं और इसके जिम्मेदार भी अपने अपने तरीके से रोना रो रहे हैं। लेकिन शहर हो या गाँव, फाइबर ऑप्टिकल बिछाया गया निजी कंपनियों की तरफ से और निजी कंपनियां पैसा ले रहे हैं। आप इंटरनेट का फायदा भी ले सकते हैं घर बैठे ही सही, लेकिन आप 3G से कम लुत्फअंदोज तो हो सकते हैं। 2G के बदले 3G और 4G के पास की स्पीड भी कई इलाकों के अंदर आपको मिलती है। तो क्या निजी कंपनियों का इंटरनेट प्रोवाइड करना खतरा नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त है। और इसमें एक माली नुकसान से काफी ज्यादा 2-4 लोगों को होना पड़ा है। जो पहले ही आपने जिक्र किया कि 400 या 500 का रिचार्ज करवाते हैं लेकिन सर्विसेज आपको वही 2G मिली है, ये एक बड़ा नुकसान। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हम नए रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो 500 दिन से ज्यादा, इससे पहले 2 रिकॉर्ड्स हमारे सामने आते हैं जो हमारी रिसर्च भी बताती है कि यूरोप के अंदर जहां पर एक छोटा सा खित्ता है निवोर, जिसके अंदर 286 दिनों तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी गई थी, 325 दिनों तक गजा पट्टी के अंदर इजराइल और फलस्तीन में, जब काफी ज्यादा कशीदगी 2 साल पहले थी। लेकिन वो तमाम रिकॉर्ड्स इस वक्त जम्मू कश्मीर आते आते खत्म हुए, जब 500 दिन यहां पर हो चुके हैं और हाई स्पीड इंटरनेट से अभी भी लोग महरूम हैं। चलिए जी, हाई स्पीड के बाद इंतजामिया का एक और स्पीडी फैसला, और जो स्पीड ब्रेकर आके है शायद इंतजामिया को वो स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आया है। यही वजह है कि इंतजामिया ने जिस तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी को चलाने का मन बनाया है, शायद आगे एक्सीडेंट ना हो इसका खतरा है। और वो एक्सीडेंट होने से पहले हम आपको बता दें कि इंतजामिया क्या कुछ करने जा रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो बड़ी खबर इस वक्त है प्रोजेक्टों को लेकर, वो ये है कि एक और डेडलाइन सरकार ने दे दी है। अब देख लीजिए ये डेडलाइन है क्या। ज़ेर-ए-इल्तिवा जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने के लिए 3 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। माहिरीन ने हुकूमत फैसले पर जरूर सवाल उठाए हैं, लेकिन हुकूमत तैयारी कर रही है कि रवा माली साल में 1300 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मुकम्मल करने का टारगेट इंतजामिया ने सेट कर लिया है और मार्च 31 से पहले ये सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, जो इंतजामिया का दावा है। जो एक नई डेडलाइन मुकर्रर की गई है, एक आला सतही कमेटी की मीटिंग हुई है और इस इजलास के दौरान फैसला हुआ है तमाम महकमों के जो अब तक आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगले 3 माह के दौरान यानी सरमा के दौरान ही मुकम्मल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये नया इदारा सरकार ने बनाया जो फंड रेजिंग करता है और जो ज़ेर-ए-इल्तिवा में प्रोजेक्ट है इनको मुकम्मल करने की बात कर रहा है। इनकी मीटिंग हुई, फाइनेंशियल कमिश्नर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में यह इजलास मुनक्किद हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसको डायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा है। डॉक्टर अरुण कुमार साहब मेहता जो है वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट यानी जो इल्तिवा में पड़े हैं, बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं
उन्हें मुकम्मल करना था, वो मुकम्मल हुए नहीं। तो इंतजामिया के लिए सेट नोट जारी कर दिया गया और बरहमी भी दिखाई गई और सवाल भी पूछे गए कि जो वादे किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये इस नोट में मुकम्मल होगा, हुआ नहीं है। वजह क्या है? इंतजामिया से भी जवाब तलबी इस इदारे ने की है। साथ साथ जहां एक्सप्लेनेशन मांगी है वहीं पर इंश्योर करवाने के लिए यह कहा गया है कि अब आप इस काम को और जल्दी से आगे बढ़ाइए। दूसरी बड़ी बात। और तीसरा जो डेडलाइन, जो मैंने कहा कि स्पीड के साथ चलने की कोशिश में सरकार है, लेकिन शायद सरकारी बाबुओं को इस बात का इल्म नहीं है कि दर्जे हरारत मनफी जा रहा है। और जो सेट लाइन आप कह रहे हैं कि 1300 प्रोजेक्टों को बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च तक हमने 1300 प्रोजेक्टों को मुकम्मल करना है। और इन 1300 प्रोजेक्टों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर सीमेंट का काम करना है, लुक का काम करना है, जो शायद अब सिर्फ 5-8 दिन के बाद कश्मीर के अंदर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ जम्मू को प्रायोरिटी बनाया जा रहा है? कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये जरूर सवाल पूछ रहे हैं, जहां आप 3 महीने का वक्त दे रहे हैं प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के लिए, तो क्या हालात और मौसम के मिजाज को ध्यान में रखकर ये टारगेट दिया गया, या सिर्फ एक और डेडलाइन देकर पैसे को लिंगर ऑन करना है, सिस्टम को लिंगर ऑन करना है, उस वजह से किया गया? अगर यही मीटिंग सिर्फ 15 दिन या 20 दिन पहले हुई होती, या ये चुनाव से पहले हुई होती, तो शायद आज तक बहुत वक्त था, काम हुआ होता। दर्जे हरारत माइनस है, उस बीच अब जो सूरत हाल बन रही है ये कैसे आगे बढ़ेगी, बड़ा सवाल है। हमारे साथ सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ सईद तजम्मुल भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपके पास लूंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक बड़ा इदारा बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने की बातें हो रही है। पहले बरहमी का इजहार है कि मुकम्मल हुआ नहीं, अब 3 महीने का डेडलाइन है। क्या यह पॉसिबल है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च एंडिंग तक 1300 प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, जिनमें तकरीबन 750 प्रोजेक्ट आपके सिर्फ कश्मीर प्रोविंस के हैं? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब आप अमली तौर पर कश्मीर प्रोविंस से लद्दाख, कारगिल, जम्मू के ऊपरी इलाकों में काम के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पुल को संग बुनियाद रखने के लिए सलाह मशवरा, एनओसीज, उसके बाद बाहमी इत्तेफाक के लिए भी कई साल गुजर जाते हैं। जब आप 3 महीनों की इस डेडलाइन की बात करते हैं कि आप 90 डेज में इन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, तो मुझे लगता है कि शायद वो नाबलद है जम्मू कश्मीर के मौसम से। जम्मू कश्मीर में आज -6 डिग्री के आसपास, श्रीनगर में, गुलमर्ग में 11 और 16 डिग्री जो है लद्दाख, कारगिल के आसपास माइनस चल रहा है। और इन माइनस के बीचों बीच में जब आप टेम्परेचर को भी नहीं देखेंगे, आपके पास मैनेज मशीनरी किस तरह से काम करेंगे, ये मुझे लगता है कि गलत है। और इस चीज को ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि 90 डेज में प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन सरकार के पास ये एदाद व शुमार और एडवाइजर्स के फीडबैक किस तरह से गए हैं, उससे कबल जिस वक्त ऊपरी लेवल तक की अनाउंसमेंट की जाती है, फीडबैक हासिल करना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में अभी भी जो सरकारें माजी में थी, उन्हीं के प्रोजेक्टों का अभी रस्म इफ्ताह किया जाता है, और संग बुनियाद रखे जा रहे प्रोजेक्ट जो है वो अगले 2-4 साल में शायद चलने फिरने के काबिल लोगों के लिए हो सकते हैं। लेकिन अवाम के नाम वक्फ करने से कबल जम्मू कश्मीर में हमें रिवायतन और ट्रेडिशनल ये अंदाजा है कि एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में 3 साल से 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ आपको 6 महीने बर्फबारी और 6 महीने के बाद आपने देखा कि हमारे डिजिटल जराए कितने महदूद कर दिए गए, हमारे पास पावर प्रोजेक्ट जो थे उनसे हासिल होने वाली बिजली का इस्तेमाल कितना हो पाया। लिहाजा मुझे लगता है कि सरकार का ये दावा अपनी जगह इस तरह से होमवर्क करके शायद ये वो प्रोजेक्ट होंगे जो बीते 4-5 सालों में तकरीबन आखिरी मराहिल में होंगे, शायद उनको अवाम के ना वक्फ किया जा सकता है। यहाँ पर गवर्नर साहब, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत जब आर्मी दूर दराज इलाकों में ब्रिज तामीर करती है स्टील का, तो उसमें भी कई साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने जम्मू कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया होगा, मुझे लगता है कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर, यानी एक सरकार संगी बुनियाद रखती है, दूसरा रस्म इफ्ताह करते हैं और उसके बाद मामला चलते रहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद ये वो रुके पड़े प्रोजेक्ट होंगे जिनका आपने तज़किरा प्रोग्राम में किया। शायद 90 डेज में उनकी डेडलाइन को स्पीडी तहकीकात के साथ और वर्कआउट करके उनको मुकम्मल किया जाना। तो क्या सैयद तजम्मुल, हम इसमें ये ना माने कि जो आप डिपार्टमेंट्स पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि 3 महीनों के अंदर मुकम्मल करें, इससे पहले जो काम की रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स अभी
आला हुकाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे, जिसके बाद ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी एक तरह से दिखता है। एकदम से फैसला सुना देना कि 3 महीनों के अंदर, या जो डेडलाइन अब नई मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ एक एहसास है, एक दबाव है, बल्कि एक कॉन्फिडेंस भी है अफसरान को कि आप इस प्रोजेक्ट को 90 डेज में मुकम्मल कीजिएगा। इसका गालिबन ये मतलब हुआ कि आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, आपका जो मैन पावर वहां पर सोर्स होगा, उसका पैसा शायद वागुजार किया जा सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आसिफ जी ऐसे हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में मुकम्मल होते देखना चाहते थे लोग, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की बिलें वाजिबुल अदा है, मटेरियल का पैसा वाजिबुल अदा है, और फाइनेंस कमीशन की माने तो अभी तक बिलें वाजिबुल अदा नहीं हो पाई हैं क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन सरकार का इंदिया है मुख्तसर अल्फाजों में कि 90 डेज में आपको जितना पैसा लाइबिलिटीज के तौर पर आपका है उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन आप फोकस कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट पर कि आपने इस कंस्ट्रक्शन को, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वर्कआउट करके एक एहसास, एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद देने की कोशिश की गई अफसरान को, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब जब बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी दिसंबर में, तो उसके बाद इन प्रोजेक्टों को कैसे मुकम्मल किया जाएगा। 700 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, और जिनका आप कश्मीर में जिक्र कर रहे हैं। चिल्ला कलान 2 दिनों के बाद शुरू हो रहा है, कल का दिन ही लगभग बचा है, तो ऐसे में मैन पावर को कैसे आज भी मुकम्मल करना काफी मुश्किल है। जैसे तजमुल कह रहे हैं कि -6 है, तो -6 में आप सीमेंट का काम कैसे करेंगे, बड़ा सवाल है। आपने अगर कलर भी करना है खिड़की में, वो करना काफी मुश्किल है। सईद तजमुल भी हमारे साथ है, अपने सईद रूफ फारूकी। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप गांव शहर भी इनका प्रोग्राम शहरनामा जरूर करते हैं, आप गांव देहात के अंदर लोगों से बात करते हैं। ये जो हुकूमत ने 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि ज़ेरे इल्तिवा जो काम है उन्हें जी पूरा किया जाएगा, तकरीबन 1300 प्रोजेक्ट हैं। अल्लाह करे कि 1300 प्रोजेक्ट 3 महीने में मुकम्मल हो और एक नया इनकलाब जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले। क्या ये फिजिकली और आपको लगता है कि सेहतमंद फैसला है और इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे, और ग्राउंड रियलिटी को देखकर यह फैसला लिया गया? क्योंकि नॉर्थ साउथ के अंदर लगातार आपने इस कैंपेनिंग के दौरान, जब इलेक्शन चल रही थी, तो आपने अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा था। कैसे देख रहे हैं आप? गौर साहब, पहले यह देखना है कि ये डेडलाइन आई किस वक्त। डेडलाइन आई उस वक्त जब आपने 3 महीने का वक्त दिया, और 3 महीने जो कश्मीर की खासकर बात करें तो यहां पे विंटर है, बर्फबारी है, आप कहीं पे एक कील नहीं ठोक सकते, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे आप कंप्लीट कर पाओगे, एक बड़ा सवाल है। और अब इंतजामिया ने जब आज डेडलाइन दी है, तो कल वो खुद ही ये कह सकते हैं कि भाई बर्फबारी हुई थी तो उस वजह से काम नहीं हो पाया, तो हम इन जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाए। आपके जो, अगर हम गांव देहात की बात करें, मैं आपको गौर साहब याद होगा, आपको 2-3 साल पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी टंगमर्ग में, जहां पे ये सेक्रेटरीट बनाया गया था। उस सेक्रेटरीट पे एक भी काम 3 सालों के अंदर नहीं हुआ, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब अगर उस पे काम शुरू करेंगे, उसमें तो 3 महीने की बात नहीं, उसमें 3-4 साल लगेंगे, अगर स्पीडी वर्क भी होगा। तो ये सब चीजें देखिए, गांव देहात की बात करें, अभी लोगों के पास पोल नहीं लगे हुए हैं, तारे नहीं कहीं बिछाई गई है। आज की सदी की हम बात कर रहे हैं, जहां पे पोल तारे नहीं है, मकानों पे लोग जो है वो तरसीली लाइनें लेके बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें, ये डेडलाइंस कई बार हमने देखी भी है। अगर ये डेडलाइन, आप जैसे आप कह रहे थे कि 20 दिन पहले, अगर ये डेडलाइन 1 महीना 2 महीना पहले दी होती, तो शायद हम कह सकते कोई काम होगा तो कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी डेडलाइन ही बहुत बार हमने यहां पे देखी है, जब ठेकेदारों को भी डेडलाइन दी गई है, जब डिपार्टमेंट्स को डेडलाइन दी गई है, मगर किसी डेडलाइन पे फिर सरकार ने खुद ही काम नहीं किया है, ना कोई उसका आउटकम निकल आया है। तो मौसम यहां पे इस तरह तब्दील हो चुका है, इतनी ठंड है आज, इस ठंड में लोग घरों से 10-11 बजे 12 बजे तक बाहर नहीं निकल पाते, तो वो कौन सा काम करेगा, कौन से बड़े प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, जम्मू के लिए हो सकता है क्योंकि जम्मू में मौसम ठीक है, वहां पे अभी काम हो सकता है, अगर जम्मू के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं। मगर अगर कश्मीर सूबे की हम बात करें, यहां पे बड़ा मुश्किल है। ये खाली कागजी घोड़े हैं, और ये सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जरा आगे, बात अब जरा दंगल की एक और भी करते हैं डीडीसी इंतखाबात के हवाले से, जहां बड़ा अहम और दिलचस्प पड़ाव आने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात का आखिरी मरहला कल है, कल वोटिंग होगी। कई हफ्तों तक चली चुनावी मुहिम भी खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इंतखाबात में 140 हलकों में उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं,
जिनकी किस्मत का फैसला 22 दिसंबर को होगा। 22 दिसंबर का सबको इंतजार, जब आप गुलिस्तान न्यूज पर, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर, STV नेटवर्क पर सबसे पहले और सटीक नतीजे देखेंगे। और साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर 140 हलकों में 280 सीटों पर जो इस बार डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, इन सब के पल पल के अपडेट्स आपको हम बताएंगे। लेकिन कल का भी इंतजार, कल चूंकि डीडीसी इंतखाबात का आखिरी मरहला है और एक बार फिर दर्जनों ऐसे हलके हैं जहां पर कई सियासी जमातों के PAGD से लेकर भाजपा उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार या फिर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार कड़ी टक्कर एक दूसरे को देने के लिए तैयार हैं और दर्जनों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 22 दिसंबर को होगा। लेकिन बेसब्री से इंतजार अब आखिरी मरहले का। कल मुहिम खत्म हो चुकी है, इंतखाबी मुहिम एक तरफ जहां खत्म हुई, तो आज आखिरी तैयारियां जो है वो इस दौर में भी चली जाएंगी 8वें मरहले के लिए। और मुख्तलिफ अजला के अंदर पोलिंग टीम को आज भेज दिया जाएगा पोलिंग सेंटर्स के लिए। आज दिन भर ये सरगर्मी आपसे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि 9:30-10 बजे के आसपास शुरू हो जाएंगी और इंतजामिया पूरी तैयारी के साथ सभी हलकों के अंदर जिन जिन इलाकों के अंदर पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं 22 दिसंबर से पहले, यानी जो कल 19 दिसंबर को आखिरी फेज में वोटिंग होने जा रही है, इसके लिए पोलिंग टीम्स को भी रवाना थोड़ी देर बाद कर दिया जाएगा। चलिए इसके साथ साथ बात जरा फारूक अब्दुल्ला की भी करें, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कल एहतजाजी खत स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज के नाम रवाना कर दिया गया है, जिसमें चंद इलाकों के अंदर दोबारा पोलिंग कराने के हवाले से मांग की गई है। इलेक्शन कमीशन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुतालबा किया है कि गरूरा बांडीपुरा के अंदर दोबारा वोटिंग कराई जाए, यहां पर रीपोल होना चाहिए। और दूसरी तरफ उनका यह भी इल्जाम है कि यहां से शिकायतें काफी ज्यादा मिली हैं कि बोगस वोटिंग हुई है, धांधली की कोशिश की गई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, जिसके बाद यह मुतालबा उन्होंने तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया है कि यहां पर दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग के अमल पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बेहतर टर्नआउट, गुपकार गैंग का मंसूबा नाकाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों पार्टी इंचार्ज अनुराग ठाकुर का भी इल्जाम कि टर्नआउट अच्छा है, लोग बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, इसलिए जो मंसूबे गुपकार इत्तेहाद के थे वो नाकाम साबित हुए। ये इल्जाम बेहतर टर्नआउट को देखते हुए इस वक्त अनुराग ठाकुर की तरफ से लगाया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से हतमी फैसला लिया जाएगा जिन जिन इलाकों से शिकायतें काफी ज्यादा। ये तीसरा ऐसा मौका होगा जहां पर रिपोलिंग की बात सामने आई है। इससे पहले पुंछ के 2 ऐसे मकाम जहां पर मेंढर के अंदर दोबारा पोलिंग की बात हुई थी और एक मकाम पर नई डेट भी जारी कर दी गई है। लेकिन अब बांडीपुरा गरूरा के अंदर भी दोबारा वोटिंग होगी या नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। जहूर के पास चलते हैं, बांडीपुरा से इस वक्त हमारी नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जहूर, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जरा तफसीलात बताइएगा कि इस इलाके के अंदर वोटिंग हुई, क्या कुछ मामला थे, क्या वजूहात रही कि दोबारा यहां पर रीपोल के लिए अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आसिफ, ये 13 तारीख को जो 6 मरहले की जो वोटिंग डाली जा रही थी, तो इसमें से बांडीपुरा ए और बांडीपुरा बी में जो है वोटिंग डाली। ये जो पोलिंग स्टेशन है ये बांडीपुरा ए में पड़ता है, गरूरा बांडीपुरा, और वहां पे जो ही पोलिंग खत्म हुई तो उसके बाद ही उन्होंने वहां पे जो है एक डिप्टी कमिश्नर के पास गए और मीडिया के साथ भी बात की है। वहां की जो है PAGD के कैंडिडेट और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उन्होंने खदशा जाहिर किया कि यहाँ पे जो है बॉक्स वोटिंग हुई है और बूथ कैप्चरिंग हुई है। वहाँ पे जो आबाई गांव है, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उस्मान मजीद, उसके भाई ने जो है वहाँ पे जो ये बूथ कैप्चरिंग की, उनका इल्जाम था। और उसके बाद ही डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा भी हरकत में, उन्होंने उनको यकीन दिया है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम इस पर एक्शन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे जो है ये हाइपर सेंसिटिव एरियाज थे और वहाँ पे जो है CCTV सर्वेलेंस भी थी, अगर ऐसा कुछ फुटेज हमारे सामने आई तो हम इसमें जो है मजीद जो है एक्शन करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो है कई दिन पे वो फोकस कर रहे हैं कि इस पे जो है रिपोल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है उस्मान मजीद के भाई ने वहाँ पे जो है बूथ कैप्चरिंग की है, लेकिन अभी तक जो है वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने उनको यकीन दिया है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम इसमें एक्शन करेंगे। मजीद जो तफसीलात हैं वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जी आसिफ, तो जिला तरक्याती कमिश्नर की तरफ से इसमें तहकीकात की हिदायत दे दी गई है? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने उनको यकीन दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन का जो टीम है वो भी तश्कील दी गई है। और डिप्टी कमिश्नर ने खुद वहाँ पे जो है उनको एश्योरेंस दी और पहले बताया कि जो हम पहले ये पोल्स हैं जो लास्ट जो कल
लास्ट फेज भी डाली जाए और 2 दिन पहले 16 को जो 7वें मरहल की वोटिंग है वो डाली जाए और उसके बाद ही जो है जो भी सामने आएगा तो आपके साथ जो है ठीक से बताया जाएगा। और अभी तक जो है केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वहाँ पे जो इल्जाम है वहाँ निजामुद्दीन भट्ट जो फॉर्मर पीडीपी के एमएलए भी वहाँ पे रहे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं केस पे जो जल्द से जल्द जो है। चलिए बहुत शुक्रिया ज़हूर भट्ट हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि फारूक अब्दुल्ला की खत के बाद और उससे पहले सियासत गरूरा के अंदर तेज, बांडीपोरा का इलाका गरूरा जहां पर इलेक्शंस को दोबारा कराने की मांग चंद हलकों के चंद पोलिंग स्टेशंस पर कराने की बात जो है वो पीएचडी के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कही गई है। फिलहाल बढ़ते हैं जरा आगे बात अब इंतहाई अहम खबर की। ये अहम खबर मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इसका दायरा आपका सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है बल्कि मुल्क की कई रियासतों के अंदर इस तरीके का माहौल आप देखेंगे और दुनिया भर के अंदर भी हालात कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए इस खबर को मैं अहम मानता हूं। और खबर मौसम की है, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज बदलना और बिगड़ना कोई नई बात नहीं है क्योंकि चिलई कलान की आमद सिर्फ चंद दिन हमसे दूर है और चिलई कलान की आमद से पहले मौसम ने जो हाल दिखाया है बेहाल वादी कश्मीर के लोग, इसके साथ साथ जम्मू ने जिस तरीके से धुंध का कहर मचा दिया है उससे नॉर्थ इंडिया बशमूल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक का असर जो है देखने को मिल रहा है। मशरकी हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मरकज का जेर इंतजाम लद्दाख और साथ जम्मू कश्मीर भी इस वक्त सर्दी की शदीद लपेट में है। दोनों हिस्सों के अंदर दोनों खित्तों में जहां पर बर्फबारी अभी इस हफ्ते तो नहीं हुई है, हालांकि 21 और 22 से मौसम में तब्दीली का इम्कानात जरूर जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से, लेकिन उससे पहले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस बीच मुतअद्दिद मकामात पर कई जगहों पर न सिर्फ आम लोग बल्कि शाहराहों पर सफर करने वाले लोग भी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर सर्दी काफी ज्यादा और यही वजह है कि 10 वर्षों में 5वीं बार इस साल 2020 में रिकॉर्ड सर्दी देखी गई है। गुलमर्ग के साथ साथ दीगर अहम मकामात पर भी सर्दी काफी ज्यादा और मौसम का असर मरकजी शाहराहों पर भी देखा गया है, जहां पर श्रीनगर लेह कौमी शाहरा 8 दिनों के बाद बहाल की गई थी। गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाजत मिली थी लेकिन दोबारा इस शाहरा को बंद कर दिया गया है। करगिल और श्रीनगर के अंदर भी टेम्परेचर माइनस में चला गया है। एक बार फिर लगातार ये 5वां दिन है जब रिकॉर्ड्स टूटे हैं सर्दी के इन तमाम हिस्सों के अंदर और इस सर्दी की लपेट के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों की तादाद मुसाफिरों की कम देखी जा रही है, लेकिन मालबरदार गाड़ियां लगातार मूव कर रही हैं दोनों तरफ। और साथ ही इसके अलावा मुगल शाहरा, मचिल और गुरीज की जो सड़कें हैं वो अभी भी दूसरे हफ्ते मुसलसल जहां पर गाड़ियों की आमदोरफ्त काफी मुतासिर हुई है और मुगल शाहरा फिलहाल इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि इस साल के आखिर तक अब साफ नहीं हो सकती और नए साल के लिए आपको इंतजार करना होगा कि कम से कम 12 से 13 दिन यहां पर बर्फ हटाने को पीर की गली और इसके आसपास लगेंगे, इसलिए मुगल शाहरा 2021 में ही खुलेगी। श्रीनगर लेह शाहरा 9 रोज बाद जुजवी तौर पर बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई है, जिसके नतीजे में शाहरा के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां दरमानदा है। 9 रोज बाद अगरचे श्रीनगर लेह शाहरा को बुध के रोज आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया था, ताहम जुमेरात को जोजिला के बेशतर मकामात पर तेज हवाओं की वजह से सड़क पर बर्फ जमा होने से एक बार फिर शाहरा पर गाड़ियों की नकल हमल रोक दी गई है। एसडीएम द्रास ने बताया कि बुध के रोज द्रास से श्रीनगर की तरफ 70 गाड़ियों को रवाना किया गया था। जुमेरात को भी द्रास में दरमानदा मुसाफिरों को श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया था, लेकिन जोजिला के बेशतर मकामात पर तेज हवाओं की वजह से बर्फ सड़क पर जमा हो गई और सड़क पर फिसलन पैदा हुई, जिसकी वजह से श्रीनगर की तरफ रवाना हुई गाड़ियां द्रास वापस लाई गई है। इधर तारीखी मुगल रोड, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आसिफ आपको बता रहे थे, पर जुमेरात को मुसलसल 10वें रोज भी ट्रैफिक की नकल हमल बंद रही। दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमा से नीचे दर्ज होने की वजह से पीर की गली की दोनों तरफ बर्फ जमा हो गया है, जिसको हटाने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दरियासला सरहदी जिला गुरेज का जुमेरात को कई रोज बाद जिला हेडक्वार्टर के साथ राब्ता बहाल हुआ था, ताहम केरन का जुमेरात को पड़ी दोबारा बर्फबारी की वजह से रास्ता मुनक़ता ही रहा है। तो कुल मिलाकर जब आप मौसम के मिजाज की बात करेंगे तो सूरत हाल ये है कि दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने को मिल रही है।
माइनस जो है वो टेम्परेचर चला गया है और माइनस टेम्परेचर के बीच अब सबकी नज़रें जो है वो लगी है महकमे मौसमियात पर कि किस तरीके से सूरत हाल और बेहतर होगी। ताहम महकमे मौसमियात का मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर बर्फबारी एक बार फिर हो सकती है। कोशिश करेंगे कि इसाक हमारे साथ करगिल से ज्वाइन करें और मुदस्सिर हमारे साथ द्रास से भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इसाक के पास चलते हैं। इसाक, दर्जा हरारत सबसे कम इस वक्त लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर देखने को मिल रहा है। आसपास का माहौल कैसा है? दर्जा हरारत क्या कुछ कह रहा है और क्या फिर से बर्फबारी की कोई उम्मीद? क्योंकि माना जा रहा है कि फिर से मगरिबी हवाओं का असर इस पूरे खित्ते के अंदर देखने को मिल सकता है। मौसम जो है वो साजगार है और मौसम साजगार होने के बाद जिस तरह से अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख की दोनों जिलों में टेम्परेचर काफी नीचे गिर चुकी है। दिन ब दिन तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है और आज की बात करें, आज सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड किया गया। -20 से नीचे टेम्परेचर गिर चुकी है और ठंड को बढ़ते देख जिस तरह से अगर हम मुख्तलिफ चीजों की बात करें, सभी चीजें आइस बन चुका है, यख बन चुका है, उससे लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, आज मौसम साजगार है लेकिन ठंड में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। मुदस्सिर, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पारा जो है वो काफी माइनस चला गया है लेकिन मौसम का मिजाज बेहतर है, तो क्या आने वाले दिनों में कोई बेहतरी? और क्या श्रीनगर लद्दाख हाईवे जो है उस पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया जा सकता है आज? क्योंकि कल भी कोशिशें की गई, बाद में रोकना पड़ा क्योंकि हवाओं की वजह से बर्फ जो चोटियों पर थी वो सड़क पर नीचे आ गया था। जी, अगर हम श्रीनगर करगिल लद्दाख कौमी शाहराह की बात करें, श्रीनगर करगिल लद्दाख कौमी शाहराह को एक हफ्ते के बाद कल गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया था, लेकिन जिस तरह से ठंड में काफी इजाफा देखने को मिला और इसके बाद से आंधी की वजह से जो बहुत सारे जो अगर हम बर्फ की बात करें, बर्फ एक जगह पे जमा हुआ और उससे गाड़ियों की आमदरफ्त में रोकथाम देखने को मिला। वहीं शाम देर गए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बार फिर एडवाइजरी जारी किया है कि आज जो है लद्दाख साइड से कश्मीर की तरफ एक बार फिर गाड़ियों जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स हैं, जो कल जिनको इंडिया गेट से लगभग 4 घंटे इंतजार करने के बाद वापस किया गया था कारगिल की तरफ, उनको आज लद्दाख से कश्मीर की तरफ छोड़ा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या आज वो क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जोजिला पास पे हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि जोजिला पास पे कभी भी मौसम चेंज हो जाता है और आंधी की वजह से बर्फ जो है एक जगह पे बड़े पैमाने पे जमा होने से जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है और उससे जो एक बार फिर जो मुनकदा हो जाता है। तो आज देखने वाली बात है कि जिस तरह से एडवाइजरी के हिसाब से स्ट्रैंडेड व्हीकल्स को जाने की इजाजत दी जाएगी लद्दाख से कश्मीर की तरफ, वो क्रॉस कर पाती है कि नहीं। स्टैंड बाय पे रहिएगा हमारे साथ। मुदस्सिर इस वक्त द्रास से मेरे साथ फोन लाइन पर है। मुदस्सिर, द्रास सबसे सरतरीन इलाका माना जाता है, क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त आपके पास है? किस तरीके का माहौल है और क्या मौसम का मिजाज करगिल की तरह ही बेहतर है या वहां पर भी मौसम के मिजाज में तब्दीली है? इसाक, जल्दी से जरा ये अपडेट कीजिएगा, विजिबिलिटी के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? जैसे हम जम्मू के अंदर देख रहे हैं कि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है जिसकी वजह से जहाजों के आने जाने में काफी प्रॉब्लम है, तो लेह के अंदर विजिबिलिटी का क्या हाल है? क्या लेह के अंदर भी पारा माइनस है या वहां पर थोड़ा सा बेहतर है लद्दाख के मुकाबले में? जी, अगर हम बात करें लेह के अंदर विजिबिलिटी बेहतर है बाकी जगहों के मुकाबले में, क्योंकि जो परवास जो है एयरलाइंस जो है लगातार लेह से देश के दूसरे हिस्सों में वो निकल रहे हैं और विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी दूसरे जगहों की निस्बत में काफी बेहतर है। लेकिन यहाँ पे एक तो मौसम ड्राई है और ठंड में बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है और सभी चीजें पानी से लेके आप अगर हम जो डेली रोजमर्रा जिंदगी में जो हम यूज करते हैं, सभी चीजें जो है यख बन चुका होता है जब सुबह सवेरे उठते हैं।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात मौसम की हो रही है तो मौसम के मिजाज के बीच, बदलते मौसम के बीच बड़ी खबर यह भी है कि गुलमर्ग के अंदर अब सयाहों की आमदरफ्त का आना जाना तेज हो रहा है। और जहां हमने पिछले दिनों ही आपको यह बताया था कि बुकिंग का सिलसिला तेज हुआ है, वहीं पर इंतजामिया गुलमर्ग के अंदर मजीद कुछ सहूलियतें देने जा रही है। और इंतजामिया की तरफ से बड़ा फैसला ये लिया गया है कि श्रीनगर से सीधा गुलमर्ग अब चॉपर सर्विस का भी आगाज कर दिया गया है, किया जाएगा, जहां पर सयाहत को फरोग देने के लिए एक काम किया जा रहा। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से यह फैसला उस वक्त लिया गया जब विंटर स्पोर्ट्स की तैयारी और सयाहों की बढ़ती तादाद के बीच अब चॉपर सर्विस श्रीनगर से सीधा स्काई रिजॉर्ट गुलमर्ग तक पहुंचेगी। और इस सर्विस से शुरू होने से जहां पर मकामी सतह पर भी रोजगार के ज्यादा मौके पैदा होंगे, लोगों के रोजगार में बेहतरी होगी, जो सरकार का मानना है। और इंतजामिया के इस फैसले का टूर ऑपरेटर्स की तरफ से भी खैर मकदम किया जा रहा है, इसे खुशाइन कदम करार दिया गया है, क्योंकि फैसला उस वक्त लिया गया है जब साल 2018 के बाद बढ़ती सयाहों की तादाद 2020 के खत्म होते होते और नए साल के आगाज के साथ सबसे ज्यादा तादाद करीब 2 बरसों बाद आप गुलमर्ग में देखेंगे। और इस बार विंटर स्पोर्ट्स के साथ साथ उन लोगों की बड़ी तादाद जो यहां पर सैर तफरी के लिए आएंगे, और उन लोगों को एक और सहूलियत सरकार ने दे दी है। सरकार का मन कि अब श्रीनगर एयरपोर्ट से चॉपर सर्विस गुलमर्ग की ओर दी जाए, और इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ सलाह मशवरा और सिक्योरिटी एजेंसीज की क्लियरेंस का इंतजार है। अगर आप लेटर एंड स्पिरिट देखेंगे तो आपको लगेगा कि जनाब अच्छा फैसला है, हो सकता है सयाह इससे और ज्यादा आए, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए और हुकूमत की याद दहानी के लिए एक चीज याद रखिएगा, साल 2015 उस वक्त के वजीर आला थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने पहली बार इसी तरीके की सर्विस को शुरू किया था, हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू किया गया था श्रीनगर से पहलगाम के लिए और फिर श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए साल 2015। और उस वक्त यह वादा किया गया था कि पहलगाम के लिए यह सर्विस जब रेस्टोर होगी तो इससे वहां पर गोल्फ भी खेला जाएगा और 10 तरह की और एक्टिविटीज बढ़ेंगी। ये 2015 का फैसला था, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ सबके सामने है। कितना ज्यादा टूरिज्म को प्रमोशन उससे मिला सबके सामने है। सिर्फ रिबन और फोटोशूट तक ही वो सारी कार्रवाई महदूद होकर रह गई, जबकि चॉपर कई दिनों तक हमने एयरपोर्ट पर देखा, लेकिन शायद ही किसी ने उसका सफर किया हो और उस तरीके से इसका फायदा मिला हो जितनी उम्मीदें थी। अब दोबारा से प्लान मूव किया गया है। अब ये प्लान कितना फायदेमंद है, कितना फायदा देगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गैर मुल्की आए ना आए, लेकिन मकामी सयाहों की अच्छी खासी तादाद इन दिनों गुलमर्ग के अंदर है। कुछ लोग स्कीइंग कर रहे हैं और कुछ लोग उस बर्फ से लुत्फअंदोज हो रहे हैं जो अभी तक वहां पर हुई है। और सिर्फ 2 दिन का इंतजार, और 2 दिन के इंतजार के बाद दोबारा पूरी वादी कश्मीर बर्फपोश हो सकती है, सफेद पोश हो सकती है। इस तरीके की तवक्को महकमे मौसमियात की तरफ से लगाई जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए जी रुक रहे हैं, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात आपकी करेंगे, यानी आपकी बात मतलब कि बात हम आपको हम फोन लाइंस खोलेंगे, आप अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाएंगे। साथ साथ हम बिजली की भी बात करेंगे कि हुकूमत का दावा कितना सच्चा और कितना खरा है, इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। बिजली की बात करेंगे, मौसम का मिजाज तो चल रहा है इसलिए बिजली की बात करना जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो दोनों चीजें एक साथ खोल देती हैं, फोन लाइन भी और खबर भी।